नमस्कार दोस्तों, विज्ञान जगत के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रभाव से देश और दुनिया दोनों बुरी तरह प्रभावित हैं। करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और दुर्भाग्य से लाखों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बचाव के साधनों में मुख्य है मास्क, सैनिटाइजर और कुछ दवाइयाँ जिनका प्रभाव पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। कोरोना के प्रभाव से बचने का एक उपाय बन सकता है वैक्सीन या टीकाकरण। कई संगठनों ने इसके वैक्सीन के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर पूरी होती है। कई संगठनों का दावा है कि वे वैक्सीन को पूरा करने के बहुत निकट हैं, लेकिन क्या यह सब इतना जल्दी पूरा हो पाना संभव है जैसा कि दावा किया जा रहा है? यह वैक्सीन बनेगा एक वायरस से बचाव के लिए। तो आइए जानते हैं कि वायरस क्या होता है, हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है, वैक्सीन क्या होती है, यह हमें वायरस से कैसे बचाती है, कौन से चरण होते हैं वैक्सीन के विकास में और उनमें कितना समय लगता है, इस बात की कितनी संभावना है कि वैक्सीन सफल हो, यह सब जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं वायरस से। वायरस असल में कोई जीवित वस्तु नहीं होती। किसी वस्तु को जीवित कहलाने के लिए जिन मानकों को वैज्ञानिकों ने स्थापित किया है, उन पर वायरस खरे नहीं उतरते। उदाहरण के लिए, वायरस को अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए किसी बाहरी कोशिका की आवश्यकता होती है और वायरस को बने रहने के लिए किसी भी पोषण तत्व की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वायरस को जीवित नहीं माना जा सकता। वायरस कई आकार के हो सकते हैं और एक नियमित आकार है गोलाकार। वायरस में दो मुख्य भाग होते हैं, प्रोटीन और डीएनए। हर वस्तु को विकसित या बढ़ने के लिए एक सही वातावरण और परिस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे कि मनुष्य को जल, भोजन, वायु इत्यादि। वायरस को भी बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। यह वातावरण उसे मिलता है कोशिकाओं में। हालांकि हर वायरस कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में ही बढ़ पाते हैं। वायरस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सही कोशिका का चयन करने और उसके साथ संपर्क स्थापित करने में सहायक होती है। ऐसे ही संपर्क तंतु कोशिका के बाहर भी होते हैं, जिनसे वायरस का प्रथम संपर्क होता है। संपर्क स्थापित होने के बाद वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश कर लेता है। ऐसा होने के बाद कोशिका में मौजूद सभी पोषण का इस्तेमाल वायरस अपने विकास के लिए करता है। इस प्रकार कोशिका के अंदर वायरस की संख्या बढ़ने लगती है। अंततः ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोशिका नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वायरस किसी भी जीवित वस्तु के अंदर विकसित होते हैं और अंततः उसके नष्ट होने का कारण भी बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोशिका संपर्क करने के समय कोशिका पर उपस्थित संपर्क तंतु पहचान लेते हैं कि वायरस एक बाहरी वस्तु है और वायरस को अंदर प्रवेश नहीं करने देते। किसी भी जीव के लिए बाहरी शक्ति से बचने की यह पहली रक्षा प्रणाली होती है, जिसके अंतर्गत बाहरी वस्तु को पहचान कर उसे शरीर के भीतर प्रवेश करने से ही रोक दिया जाए। और इसके लिए सबसे आवश्यक यही होता है कि वह कोशिका इस बात को पहचान ले कि यह वस्तु कोई बाहरी वस्तु है। तो इससे बचने के लिए वायरस एक दूसरा तरीका अपनाता है। वो यह कि वायरस पूरी तरह से कोशिका में प्रवेश करने की बजाय सिर्फ अपने डीएनए को कोशिका के अंदर प्रवेश करवाता है। तो जल्दी से जान लेते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए असल में एक रेसिपी या निर्देशिका के समान होता है। जैसे रेसिपी की मदद से उचित सामग्री और वातावरण होने पर केक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार डीएनए के माध्यम से सही प्रोटीन और वातावरण में सैद्धांतिक रूप से वायरस का पुनर्निर्माण हो सकता है। जब यह डीएनए कोशिका में प्रवेश करता है तो उसके बाद यह कोशिका के अपने डीएनए का भाग बन जाता है और कोशिका के साथ साथ स्वयं भी बढ़ने लगता है।
अब कोशिका के अंदर वायरस बनाने की सामग्री तो पहले से ही उपलब्ध है और डीएनए के रूप में वो विधि भी कोशिका में उपलब्ध है। तो कुछ समय के पश्चात यह वायरस इन कोशिकाओं में फिर से विकसित हो जाता है और फिर यह कोशिका को दूसरी प्रक्रिया के समान नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ डीएनए से वायरस बनने के लिए कुछ विशिष्ट सूचकों की आवश्यकता होती है। यदि वे सूचक प्रकट ना हो तो यह वायरस की प्रतिलिपि तैयार नहीं हो सकती। हो सकता है कि अभी आपके अंदर भी कुछ ऐसे वायरस डीएनए के रूप में मौजूद हों। यदि इस प्रकार संक्रमित या बाहरी कोशिका शरीर में व्याप्त हो तो फिर रक्षा प्रणाली का दूसरा तंत्र सक्रिय हो जाता है। शरीर में मैक्रोफेग जैसी विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो कि सिर्फ संक्रमित या बाहरी कोशिकाओं को अपने में समेटकर नष्ट कर देती हैं। सामान्य कोशिकाओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो जैसा कि हमने देखा, वायरस किसी बाहरी शक्ति के रूप में किसी जीव पर आक्रमण करता है और जैसे कि कवच युद्ध में आक्रमण से बचाव करता है, उसी प्रकार हमारे अंदर की रक्षा प्रणाली हमारा बचाव वायरस से करती है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि यह हमारा शरीर स्वयं ही करता है, विशेष प्रकार के रक्षा तंत्र को विकसित करके। तो वैक्सीन कैसे काम करता है वायरस से बचाव के लिए, आइए जानते हैं। विशिष्ट अनुसंधान प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक इस वायरस का एक निष्क्रिय रूप तैयार करते हैं। जब इस निष्क्रिय वायरस को शरीर में मुख या इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है तो शरीर में ऐसे वायरस के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि ऐसा तंत्र विकसित हो जाता है जो वायरस को निष्प्रभावित कर सके। चूंकि वैक्सीन में दिया गया वायरस निष्क्रिय होता है, इसलिए इसका अपना कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता। लेकिन वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसमें कई चरण होते हैं और जिनके पूरा होने में कई दशक भी लग सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या क्या चरण होते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा, वायरस का निष्क्रिय प्रतिरूप तैयार किया जाता है। इसके बाद आती है प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज या चरण में वायरस का परीक्षण कोशिकाओं में किया जाता है। या किसी जानवर पर किया जाता है, जैसे कि चूहा या बंदर। परीक्षण द्वारा यह पता लगाया जाता है कि इस निष्क्रिय वायरस के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है या नहीं। यह भी देखा जाता है कि वैक्सीन की कितनी मात्रा का उपयोग करना उपयुक्त होगा। कई बार इस चरण में सक्रिय वायरस का भी उपयोग किया जाता है ताकि प्रतिरोधक क्षमता के प्रभाव का पता लगाया जा सके। इसके बाद आता है प्रथम चरण परीक्षण या फर्स्ट फेज ट्रायल। इसमें करीब 20 से 80 लोगों पर वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि वैक्सीन मनुष्य के लिए सुरक्षित है या नहीं। सभी प्रतिभागियों के स्वास्थ्य का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है और यह देखा जाता है कि कितनी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई है। इस चरण में भी सक्रिय वायरस का उपयोग किया जा सकता है ताकि प्रतिरोधक क्षमता के प्रभाव का पता लगाया जा सके। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसमें सैकड़ों से लेकर हजारों तक प्रतिभागी होते हैं। इस चरण में भी वैक्सीन के प्रभावों और दुष्प्रभावों का अच्छी तरह परीक्षण किया जाता है। वैक्सीन की मात्रा या डोसेज तय की जाती है और वैक्सीन को देने का उचित माध्यम भी इसी चरण में स्थापित किया जाता है, यानी कि वैक्सीन को ड्रॉप इत्यादि के माध्यम से देना है या इंजेक्शन के माध्यम से। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जिसमें कई हजार लोग प्रतिभागी होते हैं। इस चरण में भी वैक्सीन के दुष्प्रभावों को ढूंढा जाता है, ऐसे दुष्प्रभाव जो पहले किसी चरण में छोटा समूह होने के कारण ना देखे गए हों। साथ ही यह परीक्षण भी किया जाता है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कितनी उत्पन्न हो रही है। इसके बाद एक वैकल्पिक चरण होता है, चतुर्थ चरण। इसके अंतर्गत वैक्सीन बनाने वाली कंपनी वैक्सीन बनाने के साथ लगातार वैक्सीन के प्रभावों का परीक्षण करती रहती है। इन सभी चरणों को पूरा होने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भलीभांति स्थापित कुछ वैक्सीन को विकसित होने में कितना समय लगा, जो कि इन सभी के लिए 1 दशक से अधिक ही है। हालांकि कोरोना के अत्यधिक प्रभाव के प्रत्युत्तर में कई कंपनियां और संगठन वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन एक सफल और सुरक्षित वैक्सीन बनने में काफ़ी समय भी लग सकता है। तो जब तक ये वैक्सीन बन नहीं जाता, कोविड वायरस से बचने के लिए सभी सावधानियां बरतें, यानी मास्क पहनें, साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें और सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।
तो दोस्तों यह था वायरस और वैक्सीन के विकास पर हमारा वीडियो। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।